हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल कर्ब एयर पोल्यूशन इन द लॉन्ग रन। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर एंड एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन यूज एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय द फंक्शन v। इस तरह से कुछ दिया हुआ है where t represents the time and t is equal to 1, 2, 3 and so on corresponds to year 2001, 2002, 2003 and so on respectively। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसमें मैं 1 अगर पुट कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे को ये पता चल जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन कि 2001 में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। ठीक है, अगर मैं फंक्शन में इसमें अगर मैं टी की जगह पे 2 पुट कर दूं तो जो भी कैलकुलेशन आएगी उसका मतलब है कि 2002 में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। तो ये था इसका मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, कैन द अबव फंक्शन बी यूज्ड to estimate number of vehicles in the year 2000? Justify। वो कह रहा है कि ये जो दिया गया है ये वाला जो एक्सप्रेशन है एक, अगर इसमें मैं जानना चाहूँ कि 2000 ईयर में कितने व्हीकल्स थे तो क्या ये जाना जा सकता है। अब ये देखिए, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि T1 का मतलब है 2001 में कितने व्हीकल्स थे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। टी इज इक्वल टू 2 फिल करने पर यह पता चलेगा कि 2002 में कितने व्हीकल्स थे। 3 पुट करने पर टी की वैल्यू 3 पुट करने पर यह पता चलेगा कि 2003 में कितने व्हीकल्स थे। तो 2000 सन में हमने जाना है, तो ये तो उन्होंने शुरू कहाँ से किया हुआ है, 2001 के लिए T1 पुट करना है, मगर क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है 2000 में। तो इसमें कई बार ये आता है कि क्यों ना हम पीछे जाने के लिए, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 किसके लिए है, 2001 के लिए, 2001 के लिए। तो क्यों ना 2000 ईयर के लिए, 2000 के लिए क्यों ना t इज इक्वल टू 0 पुट करके देखा जाए। अभी देखिए आप इसके नतीजे क्या आते हैं, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ये, इसमें मैं पुट करूँगा t की वैल्यू 0, तो ये देखिए पहली टर्म 0, दूसरी 0, तीसरी 0 और ये आ गया -2। तो भाई इसका मतलब तो ये आ रहा है कि 2000 में 2000 में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या कितनी होगी, -2। अरे भाई ये तो नॉट पॉसिबल वाली बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो नेगेटिव कैसे हो जाएगी उनकी काउंटिंग। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट को रीड करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन vt इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो भाई ये इंक्रीजिंग वाला जो काम है इसके लिए तो हमें जाना पड़ेगा डेरिवेटिव में। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे फंक्शन को लिखता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आगे इसको सामने रख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका करेंगे डेरिवेटिव। चलिए अब करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो v डैश टी इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। 1/5 3t² 5/2 इंटू 2t प्लस 25। 3/5t², इसको काट लो, 5t प्लस 25। अब अगर इसके मैं फैक्टर्स बनाने की सोचूं तो भाई फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए वो आना चाहिए, थोड़ा सा अनईजी हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, जैसे उसने कहा है कि प्रूव करिए कि ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं भी क्यों ना इसके स्क्वायर कंप्लीट किए जाए। ठीक है ना, उससे भी आइडिया हो सकता है। तो मैं स्क्वायर कंप्लीटिंग के लिए क्या करूँगा, पहले तो मैं t² का कोफिशिएंट 1 बनाऊंगा, इसलिए मैंने 3/5 कॉमन निकाल लिया। 3/5 कॉमन निकालूंगा तो सारी टर्म्स कुछ इस तरह से नजर आएंगे। ये देखिए 3/5 कॉमन निकालने पे। चलिए
अब स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल क्या है, ये वाली जो टर्म है 25/3 इसका हाफ करिए और उसका स्क्वायर करिए, जो भी आएगा वो आप प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। ये है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल। तो मैं यहाँ पे 25/6 का स्क्वायर ऐड कर दूँगा और बैलेंस करना है भाई, तो माइनस भी करना पड़ेगा जितना आपने प्लस किया है। चलो ये हो गया। अब इसको मैं लिखता हूँ स्क्वायर्स में। इन तीनों को मैं लिख सकता हूँ t माइनस 25/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए हमने स्क्वायर कंप्लीट करवाए थे। अब इन दोनों की कैलकुलेशन देखते हैं भाई। ये एक तो पड़ा है मेरे पास 125/3 और एक है 625/36। एलसीएम कितना आया 36। 12 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ ये बनेगा। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये आया भाई, और ये आया किसका पॉजिटिव। ठीक है, ये आप रखना है ध्यान आपने, क्योंकि सारा क्वेश्चन इस पे बेस्ड होता है कि भाई ओवरऑल फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा मैं इसको इधर करता हूँ, ये हमारा है v'(t). अब v'(t) क्या है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो दिस इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सर्टनली इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव के चांसेस बिल्कुल नहीं है। आप t की कोई भी वैल्यू रख लो तो दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहेगी। तो अगर v' पॉजिटिव है तो मतलब साफ है कि vt इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए, ये हमारा केस स्टडी जो है बढ़िया तरीके से हो चुका है। इसका सोल्यूशन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी एक एक स्टेप की। तो इसी प्लेलिस्ट में बने रहिए केस स्टडी का खजाना में। अगर आपने सारे बोर्ड क्वेश्चंस देखने हैं कि अब तक कितने केस स्टडीज़ डाले हैं दोनों बोर्ड्स ने, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में कितने डाले हैं और प्रैक्टिस पेपर या सैम्पल पेपर में कितने हैं सीबीएसई और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के, तो वो केस स्टडी का खजाना में ही मिलेगा आपको इसी प्लेलिस्ट में। अगर आपने चैप्टर वाइज करने हैं, ट्राई करने हैं, न्यू करने हैं, फ्रेश कि भी किस तरह के केस स्टडीज़ आगे आ सकते हैं, तो आपको मेरी दूसरी प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, फ्रेश एंड न्यू केस स्टडी, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों प्लेलिस्ट में अगर आप साथ साथ चलें, एक रूटीन बनाएं, तो आपका हो ही नहीं सकता कि केस स्टडी फाइनल एग्ज़ाम में ना हो। दिस इज़ माई गारंटी टू यू। ठीक है, क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कि बस इससे आपका जो है पर्पस फुली पूरा हो जाएगा बोर्ड्स के लिए। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका बढ़िया लग रहा है, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि कैसे केस स्टडी को टैकल करना है, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई केस स्टडी में। बाय बाय, टेक केयर।